चलिए बेटा, अब हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं चैप्टर 9 के। इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से सीखेंगे, क्योंकि अगर ये आप अच्छे से सीखते हैं तो न्यूमेरिकल्स को भी आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे। सो आवर फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे इज़ द शॉर्ट रन। आपने पिछले वीडियो में देखा कि मीडियम रन में क्या एक्शन और रिएक्शन होते हैं। नाउ आई विल ट्राई टू टीच यू व्हाट हैपन्स इन द शॉर्ट रन। सपोज द इकोनॉमी इज इनिशियली एट इट्स मीडियम रन इक्विलिब्रियम, एंड क्योंकि वो मीडियम रन पर है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्वल टू नेचुरल रेट, आउटपुट ग्रोथ इज इक्वल टू नॉर्मल ग्रोथ रेट, एंड द इन्फ्लेशन रेट इज जस्ट इक्वल टू एडजस्टेड नॉमिनल मनी ग्रोथ। ये सारे आपको पता है मीडियम रन के ट्रेड्स हैं। सपोज दैट द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू डिक्रीज नॉमिनल मनी ग्रोथ, तो वी नो दैट लोअर मनी ग्रोथ विल लीड टू लोअर इन्फ्लेशन एंड अनचेंज आउटपुट ग्रोथ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। कैसे? आप याद करिए, मैंने चैप्टर नंबर 7 ऑफ ब्लैंचार्ड में आपको एक एप्लीकेशन कराई थी, मॉनेटरी एक्सपेंशन। तो याद करिए, फिर हमने जब मीडियम रन पे गए थे, शॉर्ट रन से मीडियम रन, तो आउटपुट सेम था मगर प्राइसेस बढ़े हुए थे। तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे मॉनेटरी एक्सपेंशन हुआ था, यहाँ पे आप कम कर रहे हो, यानी मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन। So we know that lower money growth will lead to lower inflation and unchanged output growth and unemployment. But all these are related to long run या medium run. So the question is what happens in the short run. आइए प्रोसेस को समझते हैं। So we will use those three relations here. पहला था AD relation. Given the initial rate of inflation, lower nominal money growth leads to lower real money growth and thus a decrease in output growth. इसको अगर अच्छे से समझना है ना, तो आप AD का कौन सा रिलेशन समझें वो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वो आप AD का रिलेशन जब तक अच्छे से बात नहीं समझोगे ना, बात बनेगी नहीं। दिस AD रिलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट। अच्छा एक बात बताओ, ये रियल बैलेंस है? यस सर। अगर आप नॉमिनल बैलेंस दैट्स M कम कर दो तो ये पूरा कम हो जाएगा, रियल बैलेंस। हाँ, तो आउटपुट भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है। ये वो कह रहा है बेटा इस पॉइंट पे। आप देखो, बात को समझो। ये देखो, given the initial rate of inflation, lower nominal money growth leads to lower real money growth and thus to a decrease in output growth. ओकुन्स लॉ। अब आपका आउटपुट गिर गया। ओकुन्स लॉ याद करो क्या कहता था, दिखा देता हूँ, आराम से तसल्ली से देखते जाओ चीज़ों को, ठीक है, जल्दी नहीं करनी। ये ओकुन्स लॉ था, ut माइनस वन माइनस बीटा GYT माइनस G/Y। तो अगर ये कम हो जाता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, एंड दिस इज व्हाट प्रिसाइजली व्हाट वी आर और वी शुड बी लुकिंग एट। ये देखिए, सो ओकुन्स लॉ। तो ओकुन्स लॉ क्या कहता है बच्चों? सो आउटपुट ग्रोथ बिलो नॉर्मल लीड्स टू इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट। अब फिलिप कर पे आ जाओ, अनएम्प्लॉयमेंट अबव द नेचुरल रेट लीड्स टू डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन शुरू हो मतलब कम होना शुरू हो गई। तीनों रिलेशंस को रिलेट कर लो आप। कंक्लूजन क्या है? Tighter monetary policy, that is contraction in monetary policy, leads initially to a recession and lower inflation. आप देख लो, आउटपुट भी गिर रहा है, इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है। वो अलग बात है कि आप मीडियम रन में आउटपुट तो वापस अचीव कर लोगे और इन्फ्लेशन गिरी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसी को थोड़ा थियोरी में लिख दिया हमने। देखिए, lower nominal money growth decreases output growth and increases unemployment. This increase in unemployment leads to decrease in inflation, जो भी पीछे सिखा रहा हूँ आपको। So what happens between this initial response and medium run? We will see that with the help of an example. अब ये example को ना बहुत अच्छे से सीख जाना बेटा, ताकि आप न्यूमेरिकल को बनाने में सक्षम हो जाएं। तो आइए ध्यान दीजिएगा। So suppose economy starts in year naught in medium run. अब कुछ डेटा हमें गिवन है, वो देखिए। Assume that normal output growth is 3%, that's G/Y. Natural rate of unemployment is 6%, that is UN. Nominal money growth is 8%, that is GM. तो इन्फ्लेशन क्या होता है? GM माइनस G/Y 5. रियल मनी ग्रोथ क्या होता है? नॉमिनल माइनस इन्फ्लेशन। तो नॉमिनल कितना है? 8, इन्फ्लेशन कितना है? 5, तो रियल मनी ग्रोथ इज 3%। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सपोज द सेंट्रल बैंक डिसाइड्स टू टाइटन मॉनेटरी पॉलिसी इन द फॉलोइंग वे, यानी वो कॉन्ट्रैक्शनली मॉनेटरी पॉलिसी लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर वे में। It decides to reduce real money growth relative to trend by 2.5% in year 1 and to increase it relative to trend by 2.5% in year 2. When we say relative to trend, तो trend मतलब medium run value. So let's go. अब पूरी टेबल बनाई है मैंने आपके लिए। सबसे पहले रियल मनी ग्रोथ, पहले 3 थी। सर कैसे थी? ऐसे थी ना बेटा, ये देख। अब तूने क्या बोला, देख
इट डिसाइड्स टू रिड्यूस रियल मनी ग्रोथ रिलेटिव टू ट्रेंड बाय 2.5। तो 3 में से अगर तो 2.5 माइनस करेगा तो 0.5, राइट। फिर ईयर 2 में कहता है रिलेटिव टू ट्रेंड 2.5% बढ़ानी है, तो 5.53 प्लस 2.5, और ये दोबारा मीडियम रन अचीव हो रहा है, तो मीडियम रन में वो सेम वैल्यू आ जाएगी रियल मनी ग्रोथ की। पहली लाइन तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि 2.5%, 2.5% फर्स्ट ईयर में घटा रहे हैं रिलेटिव टू ट्रेंड, और 2.5% रिलेटिव टू ट्रेंड ईयर 2 में बढ़ा रहे हैं, और ईयर 3 हमारा मीडियम रन है तो सेम वैल्यू अचीव हो जाएगी। अब आ जाते हैं आउटपुट ग्रोथ। वेल मेरे बच्चों, आप देखो आउटपुट ग्रोथ सेम है, सेम वैल्यूज़। बच्चा कहता है ये कैसे, तो मैं दो तरीके से प्रूव करूँगा कैसे। एक आपकी रीडिंग अप्रोच, आपकी रीडिंग अप्रोच सिर्फ ये कह देती है, ये मैं भी पढ़ पूरा देता हूँ आपके लिए। लाइन 1 shows path of real money growth in year naught, it is equal to 3%. Now the change in monetary policy leads to real money growth of 0.5, 2.5% below normal in year 1, 5.5% that is 2.5% above normal in year 2 and 3% thereafter। ये बात हो रही है इसकी जो मैंने अभी डिस्कस कर दिया। 2 Line 2 shows the path of output growth from AD relation. Real money growth of 0.5% in year 1 leads to output growth of 0.5%, that is 2.5% below normal. Real money growth of 5.5% in year 2, that is ये वाला, so that leads to output growth of 5.5%, that is 2.5% above normal, and thereafter output growth is equal to the normal growth rate 3%। आप कहोगे ये क्या लिखा है, कुछ समझ नहीं आया, अब आएगा ना समझ। ये देखो, ये था एडी रिलेशन, जी वाई इज इक्वल टू जी एम माइनस पाई, हाँ सर यही था। जी एम 8 है, हाँ, पाई 5 है, हाँ ये आ गया। अब मुझे एक बात बताओ सब, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाओ। जी एम स्टैंड्स फॉर सर नॉमिनल मनी ग्रोथ, पाई स्टैंड्स फॉर सर इन्फ्लेशन। अरे भाई सेकंड सेम से तेरे को पता है रियल मनी ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है। रियल मनी ग्रोथ स्टैंड्स फॉर व्हाट सर, नॉमिनल ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। तो ये जो सो कॉल्ड फॉर्मूला है नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन, ये किसका है, रियल मनी ग्रोथ का, और यही आउटपुट ग्रोथ का फॉर्मूला भी है। बात को समझो आप। अच्छा मानते हो ना एडी रिलेशन है जी वाई इज इक्वल टू जी एम माइनस पाई, हाँ सर मानते हैं, पीछे करके आ रहे हैं। और ये भी मानते हो कि जी एम माइनस पाई मतलब नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन, हाँ सर मानते हैं। और ये भी मानते हो कि नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज रियल मनी ग्रोथ, हाँ सर। तो दिस इज इक्वल टू रियल मनी ग्रोथ। तो जो भी इसमें चेंज होगा वो रियल मनी ग्रोथ में होगा ही होगा। इसलिए मेरे बच्चों देखो ये सेम है, बिकॉज जो आउटपुट ग्रोथ का फॉर्मूला है वही रियल मनी ग्रोथ का भी फॉर्मूला है, दैट इज नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। थर्ड आते हैं बेटा अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको 6 गिवन थी क्वेश्चन में यूएन। अब ये 766 कैसे बनी वो मैं आपको सिखाता हूं। लाइन 3, सो लाइन 3 शोज द पाथ ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ओकुन्स लॉ याद रखें, जब भी आपको अनएम्प्लॉयमेंट निकालना है तो ओकुन्स लॉ का यूज करना। Okun's law implies that output growth of 2.5% below normal for 1 year leads to an increase in the unemployment of 1%। कैसे, मैं प्रूव कर देता हूँ ना सीधा। ये थी ओकुन लॉ की आइडेंटिटी, यस। ये एज्यूम्ड वैल्यू है 0.4, ये एज्यूम्ड है 3%। ये 0.5 कैसे आया, बड़ा ही आसान सा सवाल है। ईयर 1 में आउटपुट ग्रोथ थी कितनी, 0.5, वही मैंने यहाँ डाली। इसको सॉल्व करा, अनएम्प्लॉयमेंट 7 आ गया। अब अगले चलते हैं इन ईयर 2। इन ईयर 2 आउटपुट ग्रोथ ऑफ 2.5% अबव नॉर्मल फॉर 1 ईयर लीड्स टू डिक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ 1%। सो इन ईयर 2 द अनएम्प्लॉयमेंट इज 6। कैसे, ऐसे भाई पिछले साल की अब तो 7 हो गई ना अनएम्प्लॉयमेंट, ये 0.4 ही है, ये 5.5 है। कैसे, तू देख लेना, तसल्ली करे यार। ये देख ईयर 2 में आउटपुट ग्रोथ 5.5, ये यहाँ पे डाली। ईयर 3 में आ जा, ये 6 आ गया यहाँ पर, ये 3 था तो 6। अब आते हैं लाइन नंबर 4 पर। लाइन 4 किसकी है, इन्फ्लेशन रेट। ये निकालनी है फिलिप्स कर्व से। क्या 5 तो यही हुआ था इन्फ्लेशन, ये 4 4 4 कैसा है अभी दिखाता हूँ। लाइन 4 shows the path of inflation rate from the Phillips curve relation and unemployment rate of 7% leads to decrease in inflation from 5 to 4। कैसे, ऐसे याद करिए। ये आइडेंटिटी है फिलिप कर्व की, यस। अल्फा 1 एज्यूम्ड है, यूटी 7 अभी निकाला था तूने, वैल्यूज पुट कर ले। ये 5 गिवन था पिछले साल का इन्फ्लेशन। इन ईयर 2 ये 6 पर ही आ गया था, सेम वैल्यू। तेरे को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ पूरा, तू देख आराम से। और ईयर 3 में भी यही रहेगा क्योंकि वहाँ पे भी 6 थी, देख ले तू। 6 6 सेम डेटा आ जाएगा, ये
ठीक है बेटा। लाइन 5 यहीं से सीख जाए यार, नॉमिनल मनी ग्रोथ। एक बात बताओ, रियल मनी ग्रोथ क्या होता है? सर नॉमिनल मनी ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन। गुड, तो नॉमिनल मनी ग्रोथ क्या होगा? सर रियल मनी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। यस, रियल मनी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, रियल मनी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, रियल मनी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन, रियल मनी ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन। फिर भी थोड़ा सा हमने लिख भी दिया, आप पढ़ लो। So line 5, it shows the behavior of nominal money growth consistent with the path of real money growth. We assumed in line 1, nominal money growth is equal to real money growth plus inflation. So in the short run, monetary tightening leads to a slowdown in growth and a temporary increase in unemployment. In the medium run, output growth returns to normal, unemployment returns to natural rate. Money growth and inflation are both permanently lower at this point. The temporary increase in unemployment buys a permanent decrease in inflation. यानी थोड़े टाइम का कष्ट लेकिन आगे का सुख। तो आपने अभी तो अनएम्प्लॉयमेंट ली थोड़े टाइम के लिए, लेकिन परमानेंटली इन्फ्लेशन तो डिक्रीज कर दी। अब इसको प्यार से समझो। जब मैं तुम्हें चैप्टर 7 में मॉनेटरी एक्सपेंशन की एप्लीकेशन कराता था, चैप्टर 7 ओ ब्लैंक चार्ट, आप जाके मेरा चैप्टर 7 का सेकंड वीडियो देख लेना, उस पर मैंने एप्लीकेशन बनाई हुई है आपके लिए, जिस पे मैंने आपको मॉनेटरी एक्सपेंशन, फिस्कल रिडक्शन, सप्लाई शॉक कराया था। मॉनेटरी एक्सपेंशन जब आप करते थे तो अल्टीमेटली शुरू में क्या होता था? आउटपुट बढ़ जाता था, इन्फ्लेशन भी बढ़ती थी। लेकिन मीडियम रन में क्या होता था? आउटपुट वहीं का वहीं आ जाता था और इन्फ्लेशन बढ़ी हुई होती थी, प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता था। तो वहाँ पे आप करते क्या थे? थोड़े छोटे सुख के लिए लॉन्ग टर्म का दुख ले लेते थे। यहाँ पर क्या कर रहे हो? छोटे से दुख लेकर लॉन्ग टर्म का सुख ले रहे हो। ठीक है, शुरू में अनएम्प्लॉयमेंट आएगी, यहाँ पे ये मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन है, उल्टा है, तो शुरू में आउटपुट गिरेगा, लेकिन अल्टीमेटली लॉन्ग रन में आउटपुट तो बराबर होगा और इन्फ्लेशन पहले से ही कम। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बात वही, उसमें करने का तरीका अलग था। वहाँ पे एडी और एएस के मॉडल से हम एक्सप्लेन कर रहे थे और आईएसएलएम से। यहाँ पर इन रिलेशन से एक्सप्लेन कर रहे हैं, एडी रिलेशन, फिलिप्स कर्व और ओकन्स लॉ। अब आते हैं जी डिसइन्फ्लेशन। तो डिसइन्फ्लेशन वही है कि आप अपनी इन्फ्लेशन को कम कैसे कर रहे हो। कुछ पिछले वाला ही है, लेकिन इसमें पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। So suppose the economy is in medium run, unemployment is equal to natural rate, output is equal to normal growth, inflation rate is equal to adjusted nominal money growth. Again, you know, these are traits of medium run. So the rate of nominal money growth is high. Suppose हम assume कर रहे हैं inflation बहुत high है. Now the policy makers want to reduce the inflation, which would require lower money growth, which in turn increases the unemployment for some time. So how should the central bank proceed? First pass. A first part at the answer can be given by using the Philip curve. We all know Philip curve का expression pi t minus 1 is equal to minus alpha ut minus un. The relation makes it clear that disinflation, that is decrease in inflation, can only be obtained at the cost of higher unemployment. जो मैं भी सिखाता हुआ आ रहा हूँ, अब इस रिलेशन से और पुख्ता करते हैं, उसको और मजबूत करते हैं। ध्यान से पढ़ना। For the left side of the equation to be negative, if you want this to be negative, that is you want inflation to go down. That is for inflation to fall, the term ut minus un, that is this one, must be positive. In other words, this ut must be greater than un. अल्फा 1 है, ठीक है, अज्यूम्ड वैल्यू है कोई भी। तो अगर आप इन्फ्लेशन गिराना चाहते हो, फिलिप कर्व तो सीधा सीधा बता रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी। So the total amount of unemployment required for a given decrease in inflation does not depend on the speed at which disinflation is achieved. ये तो हमने मान लिया कि अगर आपको डिसइन्फ्लेशन करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, बट किस स्पीड पर बढ़ाना पड़ेगा, आइए वो देखते हैं। In other words, disinflation can be achieved quickly, जिसको हम बोलते हैं कोल्ड टर्की। योर रीडिंग डजंट यूज दिस वर्ड, पर आपके लिए हैंडी रहेगा ये जानना कि अगर आप बहुत तेज़ी से डिसइन्फ्लेशन अचीव करना चाहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कोल्ड टर्की। तो ये कैसे होगा? एट द कॉस्ट ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट फॉर फ्यू ईयर्स, और इट कैन बी अचीव मोर स्लोली विद अ स्मॉलर इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड ओवर मेनी ईयर्स। उसको बोलते हैं ग्रेजुअलिज्म। However, in both cases, the amount of unemployment summed up over the years will be the same. कैसे? Let's see. So पहले कुछ टर्म्स हैं वो सीख लेते। Define first a point year of excess unemployment. It is the difference between the actual and the natural unemployment rate of 1% for 1 year. For example, अगर natural rate of unemployment 6% है और आपकी actual unemployment is 8%, 4 साल तक लगातार, तो हर साल 2% एक्स्ट्रा है, तो वो टोटल हो गई 8 पॉइंट ईयर्स ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट। आपकी नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 6%, आपकी एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 8%, यानी पर ईयर 2% यूएन से ज़्यादा हैं आप नेचुरल रेट से। तो अगर ऐसा 4 साल तक लगातार चला तो टोटल 8% या 8 पॉइंट ईयर्स ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट।
तो आइए अब एक एग्जाम्पल से सीखते हैं। बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। दिस विल ईदर मेक यू लव दिस पर्टिकुलर टॉपिक और इट कैन गो अदर वे अराउंड। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होगा, मेक श्योर यू गेट इट राइट। सपोज द सेंट्रल बैंक वॉन्ट्स टू रिड्यूस इन्फ्लेशन फ्रॉम 14 to 4%. Value of alpha is obviously 1. Suppose central bank wants to achieve this reduction in 1 year. तो अगर आपको ये 1 ईयर में ही अचीव करना है तो डोंट यू थिंक आप ये 10% घटाना चाहते हो तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट इसके ऊपर 10% ऊपर रखनी पड़ेगी। So we see that what is required is 1 year of unemployment at 10% above the natural rate. In this case, right side of the equation is equal to minus 10% and the inflation rate decreases by 10% within the year. Yani, in order to reduce inflation from 14 to 4, that is by 10%, and you want to achieve that in 1 year, in one go. So don't you think in that particular year, your actual unemployment should be 10% more than UN? Now suppose the central bank wants to achieve this reduction in 2 years. So अब उनको ये 10% घटाना है बट 2 साल में, तो वो हर साल 5% इसके ऊपर रख सकते हैं। So let's see. Suppose the central bank wants to achieve this reduction in 2 years, that what is required is 2 years of unemployment at 5% above the natural rate. During each of the 2 years, the right side of the equation is equal to minus 5%, so that the inflation rate decreases by 5% each year. तो मगर टोटल आपकी अनएम्प्लॉयमेंट 10% रही, इट्स जस्ट दैट आपने उसको 2 हिस्सों में बांट दिया, 2 साल में बांट दिया, हर साल 5% अबव मोर देन UN। एक ही साल में करते तो सीधा 10% ऊपर होती मोर देन UN। By the same reasoning, reducing inflation over 5 years requires 5 years of unemployment at 2% above the natural rate. Reducing inflation over 10 years requires 10 years of unemployment at 1% above the natural rate and so on. So, आप 1 साल में करो, आप 2 साल में करो, आप 5 साल में करो, आप 10 साल में करो, 10% की अनएम्प्लॉयमेंट तो UN के ऊपर आपको चाहिए। अब वो आपके ऊपर है कि आप एक ही साल में वो 10% चाहते हो, आप 5% करके 2 साल में चाहते हो, या एक एक करके 10 साल तक चाहते हो। So note, in each case, the number of point years of excess unemployment required to decrease inflation is same, that is 10. Thus, the central bank can choose the distribution of excess unemployment over time, but it cannot change the total number of point year of excess unemployment. क्योंकि 10% की unemployment over UN तो रहेगी ही रहेगी in this given example. We have one more way. We can state this conclusion in another way too. हम अब एक टर्म यूज़ करेंगे, दिस इज कॉल्ड सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइस रेशो टू बी प्रिसाइज, एज द नंबर ऑफ पॉइंट ईयर्स ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट नीडेड टू अचीव अ डिक्रीज इन इन्फ्लेशन ऑफ 1%. फॉर्मूला पॉइंट ईयर ऑफ एक्सेस अनएम्प्लॉयमेंट जो पीछे बता के आ रहा हूँ अपॉन डिक्रीज इन इन्फ्लेशन. अगेन फिलिप कर्व इक्वेशन then implies that this ratio is independent of policy and simply equal to 1 upon alpha. So if alpha is 1, sacrificing ratio is 1. आप यूज़ कर सकते हैं. If the sacrifice ratio is constant, does this mean that the speed of disinflation does not matter? No. Suppose the central bank tries to achieve this decrease in inflation in 1 year. देखिए क्या प्रॉब्लम होगी. As we saw, this would require an unemployment rate of 10% above the natural rate. With a natural unemployment rate, suppose at 6, this would require increasing the actual unemployment to 16. अगर ओकोन्स लॉ का डेटा लेता हूँ तो पता है कितना आ रहा है नेगेटिव ग्रोथ रेट? 22%. आप कहोगे तो ग्रेट डिप्रेशन, जिसके बारे में आज भी लोग कांप जाते हैं सोच के, ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पे भी USA में 15% रिडक्शन आया था खाली आउटपुट में, अगर खाली इसलिए कह रहा हूँ 22% के मुकाबले. तो यू वॉन्ट नो पॉलिसी मेकर वुड गो फॉर दैट. So going too fast will create a lot of unemployment, especially for young and unskilled. Thus, the central bank would want to go slow to achieve disinflation over a number of years rather than in 1 year. जा तो सकते हो बट डजंट मेक सेंस कि एक ही साल में कर दो सारा. तो अब तक हमने क्या सीखा है? अब तक हमने सीखा है कि भाई अगर तुम्हें इन्फ्लेशन कम करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, ये दर्द तो लेना ही पड़ेगा. तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि क्या वाकई में ये दर्द लेना पड़ेगा, ज़रूरी है. आइए पढ़ते हैं. एक्सपेक्टेशंस एंड क्रेडिबिलिटी. लूकास क्रिटिक. Lucas pointed out that when trying to predict the effects of a major policy change, that is say monetary policy, it could be misleading to take as given the relation estimated from the past data. कैसे देखते हैं. सपोज फिलिप कर्व, याद करो ये एक्सप्रेशन था, अल्फा 1 था, was equal to assuming that wage setter would keep expecting inflation in the future to be same as it was in the past. So that the way wage setters form their expectation would not change in response to change in the policy, which is very vague.
आप बस वही डेटा उठाते हो, वही वैल्यू डालते हो और चल देते हो आगे। अरे क्या आगे की इन्फ्लेशन और किसी भी एलिमेंट से एक्सपेक्ट नहीं हो सकती, अफेक्टेड नहीं हो सकती? सपोज गवर्नमेंट एक मॉनेटरी पॉलिसी ला रही है, सेंट्रल बैंक, तो उसका असर तो आएगा ना इन्फ्लेशन पर। इफ यू गो विद दिस, दैट शोज यू आर नॉट कंसिडरिंग दैट. So why should not wage setters take policy changes into account? If wage setters believe that the central bank is committed to lower inflation, and if they also lower their expectation of inflation, then actual inflation would actually decline without having recession. आउटपुट भी कम नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट भी नहीं बढ़ेगी. कैसे? अभी दिखाता हूँ. ये देखो, ये फिलिप कर्व का एक्सप्रेशन चैप्टर 8 में किया था. If wage setters kept forming expectation of inflation by looking at the previous year, then the only way to decrease inflation is to accept high unemployment. But if wage setters could be convinced कि बेटे inflation was indeed going to be lower than in the past, they would decrease the expectation of inflation. तो अगर ये उन्होंने कम कर दिया, सोचो, इसको छेड़े बिना ये कम कर दिया, तो ये तो आप ही कम हो जाएगा, अपने आप ही कम हो जाएगा. ध्यान से देखो. बट इफ वेज सेटर्स कुड बी कन्विंस्ड दैट इन्फ्लेशन वाज इंडीड गोइंग टू बी लोअर देन इन द पास्ट, दे वुड डिक्रीज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इन्फ्लेशन. दिस वुड रिड्यूस एक्चुअल इन्फ्लेशन. कैसे? चैप्टर 7 में सिखाया था मैंने. पी बढ़ेगा, पी बढ़ेगा, तो पी घटेगा, तो पी घटेगा, और इसको पाई से आप रिप्लेस कर सकते थे. ये सिखा चुका हूं पहले. For example, if wage setters are convinced that pi will fall to 4 from 14, and if they form their expectation accordingly, then pi will actually be 4. ये वाला अब मैंने आपको पहले सिखा चुका हूँ. और आप एक्सप्रेशन देखो ना यार, आप क्या कहते थे? अगर इस पे इसको लेते नहीं थे, आप कहते थे अगर मुझे इसे गिराना है तो ये बढ़ाना पड़ेगा. वो ये कहता है, लूका ये कहता है कि आप, लूकास ये कहता है कि अगर आप इसको ही चेंज कर दो, इसको कम कर दो, तो इवन विदाउट दिस चेंजिंग दिस यू कैन एक्चुअली रिड्यूस दिस. आइए बढ़ते हैं आगे. सो इवन इफ अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्ड एट NRU, आप अचीव कर सकते हो फॉल इन इन्फ्लेशन. So nominal money growth, inflation and expected inflation could be reduced without the need for a recession. Put another way, decrease in nominal money growth could be neutral not only in medium run but also in short run. But it looks very simple. It is not, trust me. कहता है Lucas and Sargent did not again actually believe that disinflation could really take place without some increase in unemployment. हालांकि लूकस ने बता दिया, लेकिन खुद ही ये भी माना कि यार ये कहने में आसान है, एक्चुअली में नहीं हो सकता. देखिए, Lucas and Sargent did not believe that disinflation could really take place without some increase in unemployment, but Sargent concluded that increase in unemployment could be small. हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि जो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं कि भाई इन्फ्लेशन अगर कम करनी है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, तो उसकी पेन को जरूर कम किया जा सकता है. देखते हैं कैसे. The sacrifice ratio, the amount of excess unemployment needed to achieve disinflation might be lower than suggested by traditional approach. कैसे? आइए बात करते हैं. The essential part of successful disinflation was credibility of monetary policy. The belief by wage setters that the central bank was truly committed to reduce inflation. Only credibility would cause wage setters to change the way they form their expectation. कहता है अगर सेंट्रल बैंक कमिटेड हो ना, क्रेडिबल हो, वेज सेटर को किसी तरह से कन्विंस कर दे कि हाँ इन्फ्लेशन गिरेगी, तो थोड़ा सा असर आ सकता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट उतनी ज़्यादा शायद ना बढ़े. पर इसके अंदर भी कुछ कुछ परेशानियाँ हैं. वो क्या परेशानियाँ हैं देखते हैं. कि वेज सेटर चलो मान भी गया कि इन्फ्लेशन कम होगी, तब भी पूरा अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई इफेक्ट ना आना वो पॉसिबल नहीं होगा. कैसे? हम आपको बताते हैं. नॉमिनल रिजिडिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट्स. कहते हैं अ कॉन्ट्रेरी व्यू वाज टेकन बाय फिशर एंड जॉन टेलर बोथ ऑन नॉमिनल रिजिडिटी, दैट इज मेनी वेजेस एंड प्राइसेस आर सेट इन नॉमिनल टर्म्स फॉर सम टाइम एंड आर नॉट टिपिकली रीएडजस्टेड व्हेन देयर इज चेंज इन द पॉलिसी. सो फिशर आर्ग्यूड दैट इवन व्हेन credibility too rapid a decrease in nominal money growth would lead to higher unemployment. कहता है ठीक है, credibility है, सब कुछ है, लेकिन still अगर आप ये कहते हो कि तब भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो नहीं चेंज होगी या बढ़ेगी नहीं, वो गलत है. कैसे? आइए बताते हैं. Even if the central bank fully convinced workers and firms that nominal money growth was going to be lower, the wages set before the change in policy would reflect the expectation of inflation prior to the policy change. कि जो पहले से वेजेस सेट है ना, वेज कम नहीं होंगे. बच्चा कहता है वेज कम क्यों नहीं होंगे, बताता हूँ. मेरे पास ना एक वर्कर काम करता था, उसकी नॉमिनल वेज थे 100 रुपये और प्राइस थे 1, तो रियल वेज 100, प्राइस हो गए 2. तो वो मेरे पास आया कि मेरा ना मेरा रियल वेज कम हो गया है, तो मेरा रियल वेज कांस्टेंट रखने के लिए मेरी नॉमिनल वेज बढ़ा दो. तो मैंने 200 कर दिए. कहता आप तो भगवान हो. मैंने कहा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तेरी ज़रूरत थी, तेरा रियल वेज मेंटेन करना था. ठीक है. अब कहानी में ट्विस्ट.
अगर यही प्राइस 1 रुपये से 0.5 हो जाए तो रियल वेज मेंटेन करने के लिए 50 होना चाहिए नॉमिनल वेज। अब मैं उसके पास गया, भगवान खुद जा रहे हैं कि भाई वेज कम कर ले, मेरे को कहता है दिमाग ख़राब हो गया है, वेज किसके कम होते हैं? यही यहाँ पर हो रहा है, वेज ऑलरेडी सेट है, कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है, वेज कैसे गिर जाएंगे? So in effect, inflation would already be built into the existing wage agreement and could not be reduced instantly and without cost. आप अगर जोर जबरदस्ती करोगे वो काम छोड़ देगा। So at the very least, Fisher said a policy of disinflation should be announced well in advance of its actual implementation to allow wage setter to take into account when setting wages. बहुत पहले well in advance बता दो तो शायद फिर भी थोड़ा फर्क पड़ जाए। एक और आर्ग्यूमेंट है टेलर का। टेलर आर्ग्यूमेंट वेंट वन स्टेप फर्दर। Well, he argued that all wage contracts are not signed at the same time. Instead, they are staggered over a time. He showed that this staggering of wage decision imposed strong limits on how fast this inflation could take place. Without high unemployment, even with central bank commitment to reduce inflation was fully credible. आइए बताता हूँ। सपोज आपके दोस्त ने CA किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, उसको लगा 20 लाख रुपीज़ का पैकेज 3 साल पहले, तब इकोनॉमी अच्छा चल रही थी। अब आपने एक और फ्रेंड ने 2 साल पहले CA किया, उसको पैकेज मिला 25 लाख का, तब इकोनॉमी और बढ़िया चल रही थी। आपने 2 साल बाद अभी CA कंप्लीट करा है, आपको पैकेज मिल रहा है 8 लाख रुपए का। जब आपने उनसे पूछा कि अरे जब उन्होंने नया ज्वाइन किया था उसको तो 20 लाख, उसको तो 25 लाख, मेरे को 8 लाख क्यों दे रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भाई आज इकोनॉमी बहुत स्लो है। आप कहोगे ठीक है स्लो है, बट इतना गैप थोड़ी ना, उनके तो वेज कम नहीं हुए, उनको तो 25 लाख अभी भी मिल रहे हैं, उसको तो 20 लाख अभी भी मिल रहे हैं, मेरे को 8 लाख क्यों मिल रहे हैं? जायज़ है ना पॉइंट? ये मैं आपको सिखाता हूँ। इफ वर्कर्स केयर्ड अबाउट देयर वेज रिलेटिव टू द वेजेस ऑफ अदर वर्कर्स, ईच वेज कॉन्ट्रैक्ट वुड चूज अ वेज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वेजेस इन द अदर कॉन्ट्रैक्ट्स इन फोर्स एट द टाइम। सो टू रैपिड अ डिक्रीज इन नॉमिनल मनी ग्रोथ देयरफॉर नॉट लीड टू प्रोपोर्शनल डिक्रीज इन इन्फ्लेशन। की पॉइंट सिंपल है, डिसइन्फ्लेशन टिपिकली लीड टू अ पीरियड ऑफ हायर अनएम्प्लॉयमेंट। पुट अनदर वे, इवन इफ अ डिक्रीज इन नॉमिनल मनी ग्रोथ इज न्यूट्रल इन द मीडियम रन, अनएम्प्लॉयमेंट तो थोड़ा सा आएगा ही। So faster disinflation are reduced to smaller sacrifice ratio, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, and sacrifice ratios are smaller in countries where they have shorter wage contracts। क्यों? क्योंकि उसमें फिर जो वेज सेटर है ना वो फटाफट चेंज कर सकता है वेजेस। लॉन्ग टर्म के वेज कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो तो ऑलरेडी वेज कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, उससे कम वेज नहीं हो पाएंगे। सो गाइज दिस इज चैप्टर नंबर 9, अच्छे से पढ़िए। और अगर आपको कोई भी डाउट है, दैट्स माई नंबर, यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप मी फॉर नोट्स or any queries. Happy learning guys.